हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीडीपी की इस 5वीं कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट के एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हुए, बहुत कम भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, कुल मिला के हमारे पास सफिशिएंट समय है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टॉप सीडीपी क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस वर्ष लागू की गई है। तो याद रखेंगे एनईपी 2020 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है भाई? क्योंकि ये शिक्षा के लिए लागू किया गया है और इससे पहले भी एनईपी लागू किया जा चुका है। पूछा जा सकता है कि किस वर्ष लागू किया गया है, कितनी बार किया गया है, तो सबका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। चूंकि एनईपी कब लागू हुआ है? 2020 में लागू हुआ है। नई शिक्षा नीति इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अभी तक का नया शिक्षा नीति है। तो कब लागू हुआ है? तो वर्ष 2020 में हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी तक एनईपी को टोटल कितनी बार लागू किया गया है? तो वर्तमान तक टोटल 3 बार लागू किया गया है। जिसमें पहली बार कब लागू किया गया था? तो जिसमें पहली बार शिक्षा के महत्व को समझते हुए आजादी के बाद सन 1968 में किया गया। दूसरी बार इसमें सुधार करने के लिए 1986 में किया गया। फिर इसमें कुछ संशोधन भी हुए 1992 में। ठीक है। तो पहली बार कब किया गया? 1968 में, दूसरी बार 1986 में, और वर्तमान का जो आप सब देख रहे हैं वो एनईपी 2020 है। अब देखिए एनईपी 2020 जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के पास सफिशिएंट समय है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है या बेसिक क्लियर नहीं है तो थ्योरी क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज को बारीकी से बताया है। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। पहली शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1968 में। कौन सा आयोग के तहत? कोठारी आयोग के तहत। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। दूसरा, इसकी घोषणा, पूरा डेट अगर पूछे तो 24 जुलाई 1968 को क्या हुआ था? इसकी घोषणा हुई थी। तो ये प्रथम शिक्षा नीति है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो दूसरी शिक्षा नीति आती है, जिस समय उसके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। अब कब आया था ये? तो याद नहीं आता है तो पहला बस याद रख लीजिएगा 1968। अब इसको बस चेंज कर दीजिएगा, 1900 वैसे लिख देंगे और 68 को उल्टा कर देंगे, तो ये आपका दूसरा शिक्षा नीति आ जाएगा। और वर्तमान का तो पता ही है 2020, बार 1920 आ रहा है। ठीक है। ये कब आया? तो 20 अगस्त 1985 एक पुस्तक थी जिसमें शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम, इसमें प्रयास किया गया था। उसके बाद अंततः इसका नाम रखा गया 1986 की शिक्षा नीति। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है, आप सभी, हम, इवन मैं खुद, ठीक है, हम सभी इसी शिक्षा नीति के तहत अभी तक अध्ययन कर रहे थे। अब क्या होगा? अब जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी एनईपी 2020 के तहत शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप सभी ने एक चीज नोटिस किया होगा, आपके रिजल्ट में 10+2 इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये उसी फॉर्मूला के तहत था। तो हम सभी ने ये दूसरी शिक्षा नीति के तहत ही पढ़ाई की थी। लेकिन अब क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी यह शिक्षा नीति लागू हो रहा है। आप सभी को पता है, उस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे पहला राज्य क्या है? कर्नाटक है। ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर प्रक्रिया पूछे तो प्रक्रिया तो उत्तराखंड ने ही किया था। स्टार्ट सबसे पहले उत्तराखंड ने किया था, लेकिन बाद में कर्नाटक आया, वो स्टार्ट करके खत्म भी कर दिया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दूसरी जो शिक्षा नीति थी उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। कब आया? आपका जब ये आया था तो इसको क्या किया गया? अलग रखा गया था शुरू में, लेकिन लगा कि नहीं, अब इसको अलग से ना रख के हम क्या करें? SS में। अब ये SS क्या है? SS का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को SSA या सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? तो 1 अप्रैल 2002 को SSA में शामिल किया गया। ये सभी आपके याद है, आप सभी जब स्कूल टाइम पे थे तो ये सब देखने को मिलता था। तो ये दूसरी शिक्षा नीति के तहत ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के तहत क्या किया गया था? जवाहर नवोदय विद्यालय भी खोले गए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम बात करते हैं तीसरी शिक्षा नीति की। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी हैं, थे नहीं, अभी भी हैं।
कब लागू किया गया, मंजूरी कब मिला इसे, 29 जुलाई 2020 को फाइनली इसको मंजूरी मिल गई और ये फिर विभिन्न राज्यों में लागू होने लगे। कुछ राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, आप सभी को पता है कि दक्षिण के ऐसे कुछ राज्य हैं, हिंदी भाषा को लेकर वहां समस्या देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे हैं जो मंजूरी नहीं देना चाहते, वो अपनी भाषा में परिवर्तन नहीं करना चाहते, ठीक है, बहुत सारा इशू है। तो कर्नाटक लिखा, इसका मतलब यही है कि सबसे पहला राज्य जिसने एनईपी 2020 को लागू किया। प्रक्रिया शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है। अब ये क्या है, 5+3+4, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थ्योरी क्लास जरूर अटेंड करें आप लोग। तो देखिए, जब दूसरी शिक्षा नीति थी तो फॉर्मूला क्या था, 10+2+3, ठीक है, ये आपका कॉलेज का था। लेकिन अब 5+3 अब क्या कर दिया गया है, फॉर्मूला को बदल दिया गया है, ठीक है। क्या रख दिया गया है, फॉर्मूला 5+3+4। आपसे पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 के तहत हमारी शिक्षा का फॉर्मूला क्या है। तो याद रखेंगे 5+3+3+4। 5 इसका बहुत डिटेल मैंने बताया, लेकिन मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ। 5 का मतलब ये है, यहाँ पास आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 3+2 में मैं बांट दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा, बच्चा एक सेकेंड ना, बाद दिक्कत हो रहा, चलिए। यहाँ पास क्या होगा कि बच्चा शुरू में क्या करेगा, बालवाड़ी जाएगा, ना तो कोई किताब लेकर जाएगा, ना तो कोई स्कूल बैग, ना तो कोई ड्रेस होगा उसका, बस वो बालवाड़ी जाएगा, वहां खेलेगा, उसको जो करना है करेगा, उसको एकदम स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है, एकदम से स्वतंत्र रहेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ये क्या होगी, 3 साल उसकी क्या होगी, बालवाड़ी की होगी, ठीक है। बस वो जाएगा, खेलेगा, कुछ भी करेगा, हम बस उसका देख रेख करेंगे, कोई किताब नहीं होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी। अब यहाँ पर से बच्चा क्या करेगा, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में 2 साल पढ़ाई करेगा। यहाँ पर भी रिटन एग्जाम इनका नहीं होगा, बस बच्चों को कुछ बेसिक बातें सिखाई जाएगी। फिर ये तो 5 का मतलब हो गया कंप्लीट। अब इस 3 का मतलब क्या, इस 3 का मतलब ये है तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, ये 3 का मतलब हो गया। फिर इस 3 का मतलब क्या, इस 3 का मतलब है छठवीं, सातवीं, आठवीं। छठवीं कक्षा से ना वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वोकेशनल कोर्स, अब वर्ड आ गया फिर बता दे रही, वोकेशनल कोर्स जिसमें बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट रहे, उसके आधार पर हम भविष्य में उनका क्या करेंगे, व्यवसाय तय करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, 4। इस 4 का मतलब क्या है, 9, 10, 11 और ये आपका 12, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये कुछ बेसिक बातें हैं। डिटेल देखना है तो निश्चित रूप से आप एप्लीकेशन में इसका कंप्लीट क्लास दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हमारा एनईपी 2020 लागू नहीं हुआ था तो हमारे शिक्षा मंत्रालय का नाम अभी पड़ा है, पहले क्या था, MHRD था, मानव संसाधन मंत्रालय था। तो मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहले एनईपी 2020 लागू होने से पहले हमारे मंत्रालय का नाम क्या था। तो हमारे मंत्रालय का नाम क्या था, मानव संसाधन मंत्रालय। हम सभी जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे मंत्रालय का नाम वही था जो हमारे पूरे शिक्षा का ध्यान रखता था। लेकिन अब शिक्षा से संबंधित है तो इसका सिंपल सा नाम रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। वोकेशनल कोर्स शामिल किए जाएंगे। अब पहले क्या होता था, दबाव टाइप का होता था कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते, आप जियोग्राफी नहीं ले सकते, आप आर्ट्स में जा ही नहीं सकते, आप एग्रीकल्चर नहीं ले सकते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब 9th क्लास में आएंगे तो आप हिस्ट्री के साथ साथ आप साइंस वाला भी पोर्शन ले सकते हैं, आप कोई भी पोर्शन ले सकते हैं आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। तो एनईपी 2020 अभी तक का माना जाता है कि सबसे बेहतर प्रयास रहा है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। बहुत मेहनत किया गया, हर किसी का राय लिया गया, जगह जगह जाकर बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया गया है, तब जाके एनईपी 2020 लागू हुआ है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है एनईपी 2020। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूची के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, अब ये सब किसकी बात हो रही है, अभी एनईपी 2020 में अभी पूरा काम चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ज्यादातर यही सबसे बनेंगे। जो बेसिक चीजें वो तो एनईपी 2020 से पूछेगा, लेकिन ये सब चीजें भी पूछेगा। अब क्या हुआ, जब 1986 में, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, 1986 में जब शिक्षा नीति आया
तो शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, जिसमें एक प्रयास क्या था आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें बोला गया कि हम क्यों ना ऐसा काम करें कि शिक्षा क्या लगे हमें, बिना बोझ के लगे। तो इसका ध्येय वाक्य क्या हो गया, शिक्षा बिना बोझ के। तो आपसे वही पूछ रहा है, तो ये किस पर बल देती है, तो यहाँ ऑप्शन में है शिक्षा बिना बोझ के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा बोझ के साथ नहीं, ये गलत है। ठीक है, शिक्षा पर्यावरण के साथ ठीक है, लेकिन अभी ये सब लागू नहीं हुआ है, मतलब ये साथ में चल रहे। मेन मुद्दा क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के बिना। चलिए, किसकी समिति पर लाया गया, तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है यशपाल की समिति पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा बिना बोझ के किस समिति के तहत लाया गया, तो यशपाल समिति के तहत लाया गया, ध्यान रखेंगे। बोझ के बिना सीखना की अवधारणा यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 से ली गई है। तो पूछा भी जा सकता है कि बताइए, शिक्षा बिना बोझ के, या हमारा जो शिक्षा है वो क्या रहे, बच्चा जो है वो बिना बोझ के सीखे, ये किसके द्वारा, यहाँ कहाँ से इसे प्रेरणा मिलती है, तो याद रखेंगे यशपाल समिति से प्रेरणा मिलती है। कब मिलती, कब, तो 1993 में। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं जिसे, तो आरटीई एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो जो दूसरा शिक्षा नीति है ना, मैं फिर बता रही हूँ, जो दूसरा शिक्षा नीति 1986, तो उसमें बहुत सारे प्रयास किए जा रहे, तो ये सब वही प्रयास है। तो शिक्षक कितने घंटे काम करेगा हफ्ते में, 45 घंटे मिनिमम उसको काम करने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 घंटे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जान लीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोगों को, रोज हमारा एक सीरीज चल रहा है क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन का, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो थ्योरी क्लास जरूर कवर करिए। अगर आप लोगों ने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और लगता है कि नहीं सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छे से आएगी, सीजी टेट के एग्जाम के बाद तुरंत शिक्षक भर्ती मिलेगा, तो बिल्कुल रिस्क ना ले, लाइफ का सवाल है, तो ध्यान से पढ़ाई करें, चीजों को समझे। बाकी मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है कि मैं सीजी टेट का कंप्लीट पूरा एमसीक्यू के थ्रू पूरा क्लास कवर कराऊंगी, और एप्लीकेशन में पूरा थ्योरी क्लास रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या आरटीई अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। तो पूछा जा सकता है ये सब पॉइंट्स क्यों है, ताकि इसमें क्वेश्चन कैसे बने। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कब पारित किया गया था, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। बेसिक है, 2009 तो वैसे ही याद है, बस एक छोटा सा डेट याद रखना है, 4 अगस्त। आरटीई एक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, 4 अगस्त 2009 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सीजी टेट में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार यह भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को बताता है। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब हर किसी को क्या होगा, शिक्षा का अधिकार होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी, उनकी उम्र 6 से अगर कितने वर्ष के भीतर है, 14 वर्ष के भीतर है, तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। अनिवार्य मतलब चाहे वो कहीं का भी हो, किसी वर्ग का हो, कुछ भी करता हो, आप अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा दे। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी इसके लिए क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। तभी तो कर्तव्य में, जो मौलिक कर्तव्य, उसमें बच्चों के लिए इन्हें पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया कि ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप बच्चों को विद्यालय भेजें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। कब से कब तक एज पूछा जा सकता है, तो 6 से 14 वर्ष। अगला पॉइंट है, 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत के उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। देखिए, पारित और लागू का डेट याद रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या कि भारत के पहले ऐसे बहुत सारे क्या थे, देश थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। ठीक है, पहले शिक्षा, हमारे भारत में हमेशा से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन बस एक होता है ना, चीजें दिखती नहीं है, तो वो दिख नहीं रही थी। तो उसी को उजागर करने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए ये सब काम किया गया। तो आपका आरटीई एक्ट को कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। पूछा जा सकता है
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि योग किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन या कुछ माह या किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है। देखिए, योग के बारे में अक्सर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि योग बहुत बड़ी साधना है। योग के जरिए चाहे कोई शारीरिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मानसिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर वो योग कर रहा है तो निश्चित रूप से वो बेहतर हो जाएगा। तो ये छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं कि जितने भी छात्र हैं जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं उन सभी को योग करना चाहिए। तो ये सब किसने कहा वही पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो ये कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। आप सभी परिचित हैं इनसे, योग के महत्व को ये उजागर करते हैं। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें कई बार पूछा गया है लुई ब्रेल दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 जनवरी। अब ये यहाँ पास आगे बढ़ेंगे, ये कटिंग है पेपर का, 4 जनवरी 2020, ये 2020 का कटिंग है, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, इसमें क्या किया गया? दृष्टि बाधित लोगों को अक्षर ज्ञान कराने वाली ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर क्या किया जाता है? ये दिवस माना जाता है। एक कहानी है इनकी कि जब ये जो लुई है, जिनका आप इमेज देख रहे हैं, तो ये बहुत जब छोटे से थे तो इनके पिताजी घोड़े का नाल वगैरह बनाने का काम करते थे। तो वो ऐसे बहुत सारे वहां पास हथियार औजार रखे हुए होते हैं, वो खेलते खेलते ऐसे रपकते रपकते वो उसी जगह पर पहुंच गए। जब वो वहां पर पहुंच गए तो वहां पर ऐसे बहुत सारे नुकीले औजार रखे हुए थे। खेलते खेलते वो क्या किए, उस औजार को धोखे से आंख में लगा डाले, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका एक आंख चला गया, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड हुआ, घाव हो चुका था, मतलब किसी काम का नहीं था। तो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उस समय उतना चिकित्सा का नहीं था। तो उनकी माता, एक आंख ठीक था, एक हाथ जा चुका था, तो फिर उनकी माता ध्यान नहीं दिए। एक वक्त ऐसा है कि इस आंख का इन्फेक्शन इस आंख में होने लगा, तो जिसके चलते उनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई। तो जब इनकी आंख की रोशनी चली गई तो ये भी, जहाँ ऐसे बच्चे थे जो देख नहीं पाते थे, उस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और पढ़ाई कर रहे थे। फिर कुछ सैनिक लोग आए जो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे कि जैसे आप लोग नहीं देख पाते हैं वैसे हम अंधेले में कैसे करते हैं। तो बताते हैं कि जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हम एक बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, बिंदुओं के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं। उसी टाइम इनको क्या मिला, एक आइडिया मिला। उसी के बाद इन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और इसी आविष्कार के चलते इनके हर जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो याद रखेंगे ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आप देखे होंगे लिफ्ट वगैरह में बिंदु बिंदु बना रहता है, कई बार शौचालय जाते हैं तो उसमें बिंदु इस टाइप का बना रहता है ना, इस टाइप का बिंदु बिंदु देखने को मिलता है। तो यही क्या है, ब्रेल लिपि है। कब मनाया जाता है? हर साल, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने की काबिलियत देने वाला लुई ब्रेल का जन्म, तो वही बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले कोई बच्चा अगर नहीं देख पाता था उसके लिए पढ़ाई कितना मुश्किल होता था, उन्होंने उनकी मुश्किलों को क्या कर दिया, सरल कर दिया। तो कब जन्म हुआ था इनका? तो जन्म तो नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा है कि हर साल ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को। कहाँ हुआ था? फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। तो कुछ बातें हैं, बचपन में एक हादसे में उनकी एक आंख चली गई, उनकी आंखें चली गई, एक आंख पहले गया था, फिर बाद में दूसरा आंख में भी इन्फेक्शन हो गया था, जैसे कि मैंने स्टोरी बताया। 16 साल की उम्र में लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो किस एज में इन्होंने आविष्कार किया? तो 16 वर्ष के जब थे तब इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। ये जो जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, ये सभी थ्योरी में मैंने करा है, लेकिन अब चूंकि एमसीक्यू करा रही हूँ तो थोड़ा बहुत डिटेल देखना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो देखिए बाल विकास की शुरुआत कब हुई? सन 1930 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व योग कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस आप सभी को पता है कि हर साल विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आपसे थीम भी पूछा जा सकता है, तो 2025 का थीम याद रखेंगे। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने खुद फील किया है कि अगर आप योग करते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, साथ ही
बहुत सारा जो टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, वो सब खत्म होने लगता है, आप बेटर फील करने लगते हैं, आप खुश रहने लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया है तो निश्चित ही अच्छा है, बहुत से लोग करते हैं, तो आप भी करिए। चलिए, कब प्रारंभ हुआ था ये भारत में? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो हम लोग हर साल क्या करते हैं, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब से कर रहे हैं? 2014 से। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया? चलिए ऐसे देखेंगे इसको। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। याद रखेंगे थीम क्या है। देखिए 2026 में जब आप उसका एग्जाम देंगे सीजी टेट का, तो उस समय तो जून नहीं आया रहेगा, तो निश्चित रूप से आपसे 2025 का थीम पूछा जा सकता है, सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, समग्र कल्याण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को रेखांकित करता है। तो थीम भी ध्यान रखेंगे। आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो आपका बुद्धि का सिद्धांत है, पूछा जाता है। मैं खुद जब पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखा, तो हर एक एग्जाम में बुद्धि का सिद्धांत पूछा ही जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे वो केवीएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो रेलवे का ही, कहीं ना कहीं आपको ना बुद्धि के सिद्धांत से कैसे भी करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आईक्यू शब्द, आईक्यू आप सभी को पता है ना, आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इस व्यक्ति का आईक्यू कितना है, पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 90 से 110 के बीच है तो वो सामान्य है, किसी का 120 से ज्यादा है तो भाई प्रतिभाशाली है। तो एक आईक्यू मापा जाता है, ठीक है, कि हमारा मानसिक योग्यता किसका है, किस प्रकार है, उस आधार पर। तो ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो याद रखेंगे विलियम जो स्टर्न है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आईक्यू शब्द को दिया था। चलिए आईक्यू इसको पढ़ लेंगे एक बार कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और किस सन में हुई, किसने की, तो ये सब पूछा जा सकता है। यही कौन है? आपके विलियम स्टर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो याद रखेंगे एक मनोवैज्ञानिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्कीनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं, बच्चों के या कोई भी हो, कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकास क्या है? तो सबसे पहले विकास वो गुण है जो सर्वत्र विद्वान है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां विद्वान ना हो। तो इसको बच्चे के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखेंगे कि विकास एक सतत, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू, निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। लगातार जब तक आप धीरे धीरे क्या होता है, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि आप 1 साल के हैं तो ऐसा तो नहीं कि सीधा आप 18 साल के हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप धीरे धीरे क्या करते हैं? विकास करते हैं। धीरे धीरे आपका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आप नैतिकता सीखते हैं, नैतिक विकास होता है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शैक्षिक विकास होता है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि जो विकास होता है वो सतत मतलब लगातार और धीरे धीरे चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीनर हो जाएगा। ये कौन है? स्कीनर है। इन्होंने ही विकास के संबंध में कहा था। देखिए विकास भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो यूनानी शब्द, ठीक है, साइके प्लस लोगस से हुई थी, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस, ये 2 शब्दों से लिया गया है। पहले क्या होता था? साइके का अर्थ क्या है? आत्मा, जीवन से है, और लोगस का अर्थ क्या है? ज्ञान, व्याख्याता। मतलब मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। कैसे हम उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? बच्चों का विकास किस तरह से हो रहा है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही, अगर समस्या आ रही है तो उसका समाधान क्या है। आज चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पर किताब क्यों लिखा गया है? क्योंकि बहुत रिसर्च किया गया है कि वो कौन सी अवस्था में किस तरह महसूस करते हैं, उनका विकास कैसा होता है, क्या परिवर्तन होता है,
तभी तो हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ने के बाद ही पता चला कि एक अवस्था आती है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। वो ना तो पूरी दुनिया से खुल के कुछ कह पाते हैं, ना जुड़ पाते हैं। उनको लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा। तो सब हम किसके थ्रू समझे? बाल मनोविज्ञान के थ्रू, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। चलिए, तो बाल मनोविज्ञान के थ्रू ही हमें सब पता चला है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ZPD की बात हो रही है, ठीक है, मैं बताऊंगी, पहले पूरा देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो सबसे पहले समझते हैं इसका आंसर, पहले मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, वाइगोत्स्की ने क्या किया, आप सभी को पता है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, दो शब्द दिया, एक ZPD और एक स्कैफोल्डिंग दिया। ZPD का मतलब क्या होता है, यही है इसका मतलब। ZPD में बच्चे क्या होते हैं, एक एरिया होता है जहां तक वो काम कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो साइकिल चलाते टाइम ठीक से पैडल नहीं मार पा रहा है, उसको ब्रेक मारना नहीं आ रहा है, कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो कैसे करना है वो सब नहीं जान पा रहा है। यहाँ तक तो वो कर लिए कि हाँ साइकिल में बैठना उसको आता है, लेकिन ब्रेक कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो नहीं जान पा रहा है। तो कोई अनुभवी व्यक्ति आएगा और उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो ये जो एरिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब कोई दक्ष व्यक्ति की सहायता से वह उस काम को पूरा कर लेता है। ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एरिक्सन ने भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, ठीक है, बच्चों के व्यवहार के आधार पर। टोटल इन्होंने 8 अवस्था बताई है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? अब इन्होंने टोटल कितनी अवस्था बताई है, 8 अवस्था बताई है। तो उसमें 5वीं अवस्था कौन सी है? उसमें से 5वीं अवस्था है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। बहुत अच्छा सिद्धांत है इनका, हर एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए मैं भले ही इसमें CGTET का पढ़ा रही हूँ, लेकिन पूरा जो ये CDP है वो आपको पूरा सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम कवर करेगा, क्योंकि मैंने लगभग पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया है। चलिए, तो ये कौन सी 8 अवस्था है, ध्यान से समझेंगे, पूछा जाएगा। विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जब बच्चे को बहुत लाड प्यार मिलता है, वो क्या करता है, विश्वास करने लगता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको तिरस्कार मिलता है, उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, तो वो क्या करने लगता है, अविश्वास करने लगता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। ये एरिक्सन की ही 8 अवस्था है। तो ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था क्या है, स्वायत्तता बनाम शर्म। स्वायत्तता बनाम शर्म में क्या होता है कि स्वायत्तता मतलब कि बच्चा स्वयं से क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, जैसे खुद से खा रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुद से नहाने की कोशिश करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खुद से अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, जिसे स्वायत्तता कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, तो उन्हें बार बार डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो अपने ऊपर क्या करने लगते हैं, शक करने लगते हैं, उनको शर्म आने लगती है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए इसे क्या कहा गया है, सहायता बनाम शर्म। क्लियर हुआ, ये दूसरी अवस्था है। डिटेल मैंने डिटेल वाले क्लास में बताया, थ्योरी वाले क्लास में। MCQ में जितना बताने वाला बात है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तीसरी अवस्था है पहल बनाम दोष। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद से सवाल करते हैं, जिज्ञासा होते हैं। अगर उनको सपोर्ट मिलता है कि चलो हाँ बेटा इसका आंसर यही होगा, तो खुद प्रोत्साहित करते हैं ना बच्चों को, तब ठीक है, वो खुश रहता है कि चलो मेरे जिज्ञासा को महत्व मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट रहते, थके हारे आए हैं, पापा ये क्या होता है, पापा ऐसा, तुम चुप नहीं रह सकती 2 मिनट, जब देखो मैं आता हूँ कंझट करते रहती, ऐसे हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। तो इसे ही क्या कहते हैं, पहल बनाम दोष। पहल करते हैं, जब उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो खुद को दोषी मानते हैं सामने वाले को। इसकी एज क्या है, 3 से 6 वर्ष है। अगला है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता में क्या होता है कि एक एज ऐसा आता है 6 से 12 वर्ष का, जब बच्चा
सोचता है कि मैं मदद करूं, बेटा सोचता है कि मैं मम्मी पापा का मदद करूं, बेटी सोचती है मैं भी थोड़ा हेल्प करूं। तो जब वो हेल्प करती है, देखिए जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, मम्मी बर्तन धुल रही थी तो ये बच्ची क्या करी, मम्मी का हेल्प कराने आ गई। तो ये क्या कर रही है, परिश्रम कर रही है, परिश्रम करके वो दिल जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हो सकता है उनसे वो काम नहीं आ रहा है, हेल्प करना चाहे पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स डांट देते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकते, उसको देखो वो इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो हीनता आ जाती है उसमें। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पांचवी अवस्था, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एरिक्सन के अनुसार विकास की जो पांचवी अवस्था है वो कौन सी है। तो ये कौन है, पहचान बनाम भ्रांति। तो ये एक ऐसी अवस्था है 12 से 18 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चे अपनी पहचान ढूंढते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और भ्रांति का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा उनको भ्रम सा होता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन बाद में पता चलता है वो सही नहीं है। तो इसे ही क्या कहा गया है, पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता, हम फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्या होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, जुड़े होते हैं, हर सुख दुख में साथ होते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। लेकिन अब देखिएगा घर में कुछ मेंबर्स या सदस्य ऐसे होते हैं जो दूर अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। इसका मतलब क्या है कि इस एज में आने के बाद हम सोचते हैं हम कुछ समाज कल्याण करें, कुछ भला करें, लोगों की मदद करें। लेकिन जब वो उन्हें आहत होता है, जब उन्हें ठेस पहुंचता है कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और उनके साथ जब बुरा हो जाता है तो उनमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। आखिरी अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा। जब व्यक्ति 65 से ऊपर हो जाता है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है, तो वो अपने पूरे बीते दिनों को याद करता है, बहुत आनंद महसूस करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संपूर्णता, कि भाई चलो मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे जो जीवन में चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो चाहते वो उन्हें मिल नहीं पाया होता है, वो अपने बीते दिनों को याद करके बहुत निराश हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो ये था एरिक्सन का 8 अवस्था, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि बहुत कम शब्दों में आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, बाकी ये बहुत बड़ा क्लास है। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, लगभग 1200 ग्राम से 1400 ग्राम हो जाता है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। ये संकेत कर रहा है एनिज्म की ओर। इसका मतलब, एनिज्म का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है। होता क्या है कि बादल में सूर्य छिपा रहता है, तो बच्चा देखता है, बोलता माँ ये शायद उदास है, दुखी आज इसलिए इतना नहीं चमक रहा है। तो वो उसको भी अपनी तरह समझ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एनिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन देखेंगे। और हो सकेगा तो मैं कल से आप लोगों का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, ईवीएस का। ठीक है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पुराने साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी हम कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा। तो देखिए, कोहलबर्ग ने अपने विकास को टोटल 3 स्तरों में बांटा। उसके बाद हर एक 3 को फिर 3, जैसे ये पहला है, ठीक, इसको फिर से 3 में बांट दिया। टोटल इन्होंने 3 में बांटा, फिर से इसको 3 में बांट दिया। ये तीसरा स्टेज को फिर 3 में बांट दिया। तो टोटल इन्होंने 3 बांटा, फिर उन तीनों को फिर 3-3 भागों में बांटा। तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे नए क्लास में। थैंक यू।